नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि अगली वीडियो में मैं केंद्रीय विद्यालय प्राइमरी टीचर से संबंधित कुछ वीडियो लेकर आऊँगा। केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी टीचर के लिए जो सिलेबस है वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, और उस सिलेबस के अंतर्गत जो सब्जेक्ट कॉन्सर्न से 4 पेपर आते हैं उसमें एक इन्वायरमेंटल स्टडी इन्वायरमेंटल साइंस आता है। उसके अंतर्गत जो भी टॉपिक है अब मैं बारी बारी से अभी से लेकर आगे के वीडियो में आऊँगा, और इसमें मैं जो भी टॉपिक लाऊंगा उससे संबंधित एनसीईआरटी की पुस्तक, एससीईआरटी की पुस्तक एवं कई सीबीएसई की पुस्तकों से मैंने नोट्स तैयार किया, और इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आएंगे इससे बाहर के कहीं से भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता। इसलिए अगर आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में जो एमसीडी या डीएसएसबी का जो प्राइमरी टीचर का वैकेंसी आता है, स्टेट गवर्नमेंट का आता है, या किसी जनरल कंपटीशन के लिहाज से भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, या कोई स्टूडेंट्स जो 6, 7, 8 में पढ़ाई कर रहे हो उनके लिए भी यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एक एक टॉपिक को समझाऊंगा, और ख़ास तौर पर मेरा टारगेट केंद्रीय विद्यालय प्राइमरी टीचर को लेकर ये आगे रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ये टॉपिक है सौरमंडल में पृथ्वी। पहले हम सौरमंडल को समझते हैं। सौरमंडल होता क्या है? सौरमंडल सूर्य एवं जो इसके जो 8 ग्रह हैं, टोटल जो 8 ग्रह हैं और सूर्य हैं, ये सभी मिलाकर एक परिवार बनता है जिसको सौरमंडल हम लोग कहते हैं। तो सौरमंडल में पृथ्वी की क्या स्थिति है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, सौरमंडल के बारे में भी जानेंगे। ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं सभी सौरमंडल का ही परिवार है। इसमें ये पृथ्वी की स्थिति ये है, और ये सूर्य है, ये शनि है, यूरेनस है, बृहस्पति है एवं अन्य ग्रह है, और ये क्षुद्र ग्रह है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग और विस्तृत रूप से जानते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से संबंधित मैं एक एक लाइन पे चर्चा करना और किताब के माध्यम से बताना ये काफ़ी लंबा वीडियो बनाना हो जाएगा। इसलिए मैं जो इसमें जो मुख्य मुख्य बिंदुएं हैं उस पर मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहले ये पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। इसे पूर्ण चंद्र वाली रात या पूर्णिमा कहते हैं, यानी कि महीने में एक बार ही चंद्रमा को पूरी तरह से यानी कि पूरा देखा जा सकता है, और इसे हम लोग पूर्ण चंद्र वाली रात या पूर्णिमा कहते हैं। और नए चंद्रमा की रात्रि को अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या तो पता ही है कि अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, उसके कल होकर अगले दिन से चांद का कुछ हिस्सा दिखाई देने लगता है। तो जिस दिन अमावस्या होता है उस रात को नए चंद्रमा की रात्रि भी उसे कहते हैं। उसके बाद सूर्य की अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात में दिखाई देने वाली चमकती वस्तु दिन में दिखाई नहीं देती है। अब सवाल ये होता है कि रात में जो भी हम वस्तु देखते हैं, जो तारे हैं, अन्य भी जो चमकने वाली चीज़ें हैं, वो दिन में क्यों दिखाई नहीं देता है? तो सूर्य की अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण वो रात में जो भी चीज़ दिखाई देता है वो हमें दिन में दिखाई नहीं देता है। दिन में क्योंकि सूर्य का प्रकाश होता है, तो सूर्य के प्रकाश के तेज रोशनी के कारण वो सब कुछ क्या हो जाता है, वो ढक जाता है। उसके बाद सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। वह खगोलीय पिंड क्या है? तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं, जो भी आकाश में जो भी वस्तुएं हैं जो रात के समय आसमान में चमकती है, सबको खगोलीय पिंड कहा जाता है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से भी बने होते हैं। आकाश में तो बड़े बड़े आकार के वस्तु है, वो कुछ बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित करना मतलब वो छोड़ते हैं, विमुक्त करते हैं।
इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। सूर्य भी एक तारा है। अब सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है। सूर्य जैसा जैसा लाखों करोड़ों तारा आसमान में है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा है, इसलिए बड़ा दिखाई देता है। तो हमने देखा कि खगोलीय पिंड जो भी है उसमें सबका अपना रोशनी है, प्रकाश है, ऊष्मा है, और वो बड़ी मात्रा में ऊष्मा का प्रकाश का उत्सर्जन वे करते हैं। दोस्तों, मैंने अभी बताया आपको कि महीने में सिर्फ एक ही बार चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई देता है। ये देखिए, चंद्रमा यहाँ पर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है, और जब ये पूरी तरह ढक जाता है, जब दिखाई नहीं देता है, उसे अमावस्या की रात कहते हैं। ये यहाँ इसे नए चंद्रमा की रात्रि भी कहा जाता है। मैं इसे जूम करके बताता हूँ। ये देखिए, ये हुआ फुल मून और ये हुआ अमावस्या की रात्रि, से न्यू मून भी कहा जाता है, नए चंद्रमा की रात्रि भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये रात में चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान दिखाई देते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हमसे दूर होते हैं, इसलिए वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य हमसे यानी कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा माना जाता है सूर्य, इसलिए यह काफ़ी बड़ा दिन में दिखाई देता है, और दिन में बाकी तारे हैं सूर्य की रोशनी के कारण वो दिखाई नहीं देता है। उसके बाद रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को देखते होंगे। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। रात में जब हम देखते हैं तारों को, तो अलग अलग आकृति का दिखाई देता है। कुछ तारे एक जगह 5, 10 या 25, 50 के संख्या में एक जगह दिखाई देते हैं। वो अलग अलग आकृति और पैटर्न बनाते हैं, इसे नक्षत्र मंडल कहा जाता है। जैसे अर्सा मेजर और बिग बियर भी इसी प्रकार का एक क्या है, नक्षत्र मंडल माना जाता है। ये VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। अर्सा मेजर और बिग बियर भी एक प्रकार क्या है, नक्षत्र मंडल है। DSSP का एग्ज़ाम जब मैं दिया था, DSSP प्राइमरी टीचर का MCD का, तो उसमें ये क्वेश्चन ये आया था। उसके बाद सप्तऋषि यानी कि 7 ऋषि। सप्तऋषि का मतलब क्या होता है? 7 ऋषि। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल में अर्सा मेजर कहीं एक क्या है, भाग। नक्षत्र मंडल यानी कि अर्सा मेजर के अंतर्गत ही सप्तऋषि आता है। और प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण करते समय तारों की ही सहायता लिया करते थे। और उत्तरी तारा या उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। जैसे कि पहले के लोग जैसे रात में निकला करते थे, किसी यात्रा पर या समुद्र में निकला करते थे, तो दिशा का निर्धारण करने के लिए तारों को देखते थे। तो एक ध्रुव तारा होता है जो उत्तर दिशा की बोध कराता है, तो वही ध्रुव तारा को देखकर लोग दिशा का निर्धारण करते थे कि कौन सा दिशा किधर है। दोस्तों, इस नोट्स को बनाने में काफ़ी समय लगा। कई बुक्स मैंने इसमें जो तरह तरह के जो वर्ड लिए गए हैं, जो क्वेश्चंस लिए गए हैं, वो इसमें समाहित किया गया है। इसलिए इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, ध्यान से देखें। इस चैप्टर से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में, तो आपका नहीं छूटेगा। अब कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिसका अपना प्रकाश नहीं होता, ऊष्मा नहीं होता है। हमने पिछले पेज में पढ़ा था कि खगोलीय पिंड वही होते हैं जिसका अपना ऊष्मा होता है, लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी होते हैं जिसका अपना ऊष्मा नहीं होता है। ऐसे पिंडों को हम लोग ग्रह भी कहते हैं, यानी कि आसमान में ऐसे भी कुछ खगोलीय पिंड है जिसके पास अपना ऊष्मा, प्रकाश यानी कि रोशनी नहीं होता है। उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। अब ग्रह होता क्या है? ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। परिभ्रमक का मतलब क्या होता है? चारों ओर घूमने वाला। यानी कि 2006 में, अगस्त 2006 में विश्व स्तर पर एक मीटिंग हुई थी जिसमें ग्रह को परिभाषित किया गया था। उसमें प्लूटो को ग्रह की परिभाषा से अलग हटा दिया गया, यानी कि ग्रह की परिभाषा पर प्लूटो नहीं उतरा, इसलिए उसे उस समय तक 9 ग्रह था, उसके बाद प्लूटो को हटा दिया गया। यानी कि ग्रह का मतलब वही जो चारों ओर से किसी का चक्कर लगाता हो और घूमता हो। पृथ्वी भी एक ग्रह है,
पृथ्वी भी एक ग्रह जिस पर हम लोग रहते हैं। पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, यानी कि पृथ्वी के पास तो अपना कोई भी ऊष्मा प्रकाश नहीं है, वह सारा का सारा अपना ऊष्मा किससे प्राप्त करता है? सूर्य से प्रकाश करता है। सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा, मैंने आपको बताया है कि आकाश में जितने भी तारे हैं उनमें सबसे नज़दीक का तारा पृथ्वी से कौन है? सूर्य है। पृथ्वी को चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। जब चंद्रमा पर जाने के बाद वहाँ से पृथ्वी को देखा जाता है तो वह चंद्रमा की तरह यह चमकती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि सूर्य का रोशनी उस पर पड़ता है, सूर्य की रोशनी पड़ने के कारण। अब सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार ग्रह का नाम हम सब जानते हैं कि 8 ग्रह है। 8 ग्रह को यहाँ दर्शाया गया, बताया गया है, और उसके दूरी के हिसाब से ही यहाँ पर लिखा गया है। इसमें सबसे पहले आता है बुध। बुध आता है, ये 58 मिलियन किलोमीटर है। ये जो किलोमीटर दिया गया है मिलियन में दिया गया है, 58 किलोमीटर है। किससे? सूर्य से, यानी कि सबसे नज़दीक जो सूर्य का सबसे नज़दीक का जो ग्रह है सूर्य से, वह बुध है। क्वेश्चन भी आता है कि बुध से दूरी के अनुसार प्रथम ग्रह, सूर्य से दूरी के अनुसार प्रथम ग्रह कौन है सौर परिवार का? तो वो है बुध है। उसके बाद सेकंड आता है दूरी के अनुसार शुक्र है, यह 108 मिलियन किलोमीटर है। इसके बाद थर्ड में आता है पृथ्वी। एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सौर परिवार में सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा ग्रह कौन है? तो क्या होता है? वो पृथ्वी है। चौथा कौन है? मंगल है। पाँचवा है बृहस्पति, छठा शनि है, सातवां यूरेनस है, और आठवां क्या है? नेपच्यून है। अब मैंने जो 8 ग्रह बताया वो 8 ग्रह के बारे में अब हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बुध के बारे में जानते हैं। तो बुध जो है, बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 88 दिन लगाता है, क्योंकि जो भी ग्रह है उसके 2 गति होते हैं, परिक्रमण और घूर्णन। तो परिक्रमण में जो भी ग्रह है वह सूर्य का चारों ओर से चक्कर जो है लगाता है, और जो घूर्णन होता है वह अपने अक्ष पर, यानी कि एक ही जगह पर अपने ही अक्ष पे वो क्या करता है? चक्कर लगाता है, घूमता है। यानी कि एक साथ सभी ग्रह 2 कार्य करता है, परिक्रमण का और घूर्णन का काम करता है। तो बुध को सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में कितना समय लगता है? 88 दिन लगता है। उसके बाद अपने अक्ष पर इसको 59 डेज लगता है, और चंद्रमा इसके पास 0 है, इसके पास कोई चंद्रमा नहीं है। जो भी ग्रह है सबके पास कुछ ना कुछ चंद्रमा है, किसी के पास चंद्रमा नहीं है, किसी के पास है। और चंद्रमा यह हर एक ग्रह का अपना एक उपग्रह होता है जो उसका अपना चक्कर लगाता है। अब ये हम आगे देखेंगे। और शुक्र है, शुक्र सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में 255 दिन लगाता है, और अपने अक्ष पर यह 243 दिन में क्या करता है? घूमता है। उसके बाद इसके पास भी कोई चंद्रमा नहीं है, शुक्र के पास भी कोई चंद्रमा नहीं है। और हम आते हैं पृथ्वी। पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिस पर हम लोग रहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन लगाता है। 365 दिन 6 घंटा भी हम कह सकते हैं, 1 साल यानी कि लग जाता है इसको सूर्य का चक्कर लगाने में। और अपने अक्ष पर इसे घूर्णन करने में 1 दिन लगता है, यानी कि 24 घंटा इसे लग जाता है अपने अक्ष पर घूमने में। चंद्रमा की संख्या, पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है जिसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाती है। हम लोग चौथे ग्रह की तरफ आते हैं, मंगल। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में इसे 6 से 87 दिन लगता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में इसे भी 1 दिन लगता है, किसको? मंगल को। और इसके पास चंद्रमा की संख्या कितनी है? इसके पास 2 है। इसके पास चंद्रमा की संख्या 2 है। तो दोस्तों मैंने अभी तक सौर मंडल में पृथ्वी इस चैप्टर के इसके अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत अभी तक मैंने बताया, क्योंकि ये वीडियो और लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे अभी यहीं ख़त्म करता हूँ। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और किसी खास तौर पर केंद्रीय विद्यालय प्राइमरी टीचर के लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे जनरल कंपटीशन के लिए ये वीडियो भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस तरह का और भी नोट्स या वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें।